नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजौरी गार्डन ने आज कुछ कहा है, साफ स्पष्ट शब्दों में आम आदमी पार्टी से, जो इस वक्त सत्ता में है दिल्ली से, और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल से। आम आदमी पार्टी को कहा है राजौरी गार्डन ने कि राजौरी गार्डन में आपका क्या काम। जी हां, जमानत जब्त हो गई आपकी और बीजेपी को मिल गई करारी जबरदस्त जीत। बीजेपी की खुशियां यहाँ कंधे पर चढ़कर बोल रही हैं। बैसाखी पर दिल्ली में बीजेपी को ऐसा तोहफा मिला है जिसे लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे। दिल्ली बीजेपी के लिए ये जश्न मनाने का दिन है। दिल्ली राजौरी गार्डन विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा को यहाँ बम्पर वोटों से जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की तो जमानत ही जब्त हो गई। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिरसा और बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को कंधे पर उठा लिया। राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पर कंधों पर अपने समर्थकों के और साथ में प्रवेश वर्मा सांसद, यहाँ जीत का जश्न भी है और खुशी आपको इनके चेहरों पर साफ नजर आ जाएगी। प्रवेश जी किस तरह से ये जीत को? बहुत बड़ी जीत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की जीत है और अरविंद केजरीवाल को आज इस्तीफा दे देना चाहिए। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट के इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा को 40,602 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी चंदीला 25,690 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हरजीत सिंह को 10,243 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। राजौरी गार्डन की हार को आम आदमी पार्टी ने बिना किसी हील हवाले के मंजूर कर लिया। ईवीएम का बहाना भी नहीं बनाया। दलील दी कि जनरल सिंह ये सीट छोड़कर चले गए, लिहाजा जनता नाराज हो गई थी। राजौरी गार्डन को देख रहे थे, वहां पर जनरल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट की इस जीत से बीजेपी खेमे में खुशियों की जैसे बहार आ गई। इवन तो ये बात थी कि आम आदमी की लहर चली थी, तो इस बार हमें ये खुशी के आंसू थे जो इस बार अब हम जीते। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इतने वोटों से जिताया लोगों ने। क्या कहेंगे आप? बेस्ट फ्रेंड है सिरसा जी की, आपने बताया, तो कैसे फैमिली फ्रेंड है, कैसे आप लोग सेलिब्रेट? हमारे साथ है। हमने बहुत सारी सेलिब्रेशंस की ऑलरेडी प्रिपरेशन करी हुई है और हम लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट करते आ रहे हैं जब से हमारा ये सारा चलता जा रहा है। इस जीत ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं में भी जोश भर दिया। अब इनकी जुबान पर जीत के चर्चे हैं तो निशाने पर अरविंद केजरीवाल। उन्होंने नई राजनीति करने की बात कही, लेकिन नई राजनीति की परिभाषा नहीं दी। आज नई राजनीति की परिभाषा उनकी ये है कि उनका मंत्री फर्जी डिग्रीधारी, उनका मंत्री हवाला कारोबारी, उनका मंत्री बलात्कारी। अब आगे क्या बोले मनोज तिवारी? रेफरेंडम होगा उनके खिलाफ और उनको आने वाले चुनाव में अगर शिकस्त मिलती है, जिस तरह से राजौरी गार्डन में शिकस्त मिली है, तो उनको राइट टू रिकॉल के आधार पर अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। दिल्ली में एमसीडी चुनावों से ऐन पहले बीजेपी ने विधानसभा का उपचुनाव जीता है। बीजेपी से एमसीडी चुनावों की जीत का संकेत मान रही है। एमसीडी में जीत को लेकर पोस्टर अभी से टंग गए हैं। राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और जीत के बीजेपी के लिए तमाम मायने हैं और यही वजह है कि बीजेपी दफ्तर पर इस तरह के जो पोस्टर हैं वो लग गए हैं, जिस पर लिखा है कि राजौरी गार्डन की जीत हमारी है, अब नगर निगम की बारी है। इससे बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिल सकता। धन्यवाद है राजौरी गार्डन की जनता को, धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद है अकाली दल के कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद है मोदी जी की नीतियों को। काफी समय से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने एक धोखा किया है। वो आज जनता ने फतवा देकर ये बता दिया है कि भारत की राजनीति का कोई नटवर लाल है तो वो केजरीवाल है। दिल्ली के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त होना बहुत कुछ कह रहा है। शक्ति विस्तार की महत्वाकांक्षा में दिल्ली की अवहेलना अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ रही है। उनके साथी कुमार विश्वास ने भी उन्हें ट्वीट के जरिए शायद यही समझाने की कोशिश की है। आंखों में पानी भरकर लाया जा सकता है, अब भी चलता शहर बचाया जा सकता है।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव सामने हैं। उपचुनाव के नतीजे को बीजेपी केजरीवाल सरकार के लिए रेफरेंडम मान रही है। हार के आघात का मारा केजरीवाल खेमा अब चिंतन मनन की बातें कर रहा है। रोशनी ठोकने और कपिल शर्मा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। हर हार कुछ कहती है और इस हार ने भी कुछ कहा है आम आदमी पार्टी से। सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी की आखिर राजौरी गार्डन सीट से उपचुनाव में विधानसभा चुनाव की जबरदस्त जीत के बाद ऐसी लंका क्यों लगी। देखिए। इतनी बुरी हार का इल्म तो उन्हें कतई नहीं होगा, बल्कि वो निगम के चुनाव प्रचार में जिस तरह से दहाड़ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि अब तक 67 सीटों के स्वर्ग से नीचे नहीं उतरे हैं। लेकिन दिल्ली के इस चुनावी नतीजे से दिल बैठ गया है। 2017 के इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 40,602 वोट मिले हैं। कांग्रेस ने 25,690 वोट हासिल किए हैं और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 10,243 वोटों से काम चलाना पड़ा है। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस सीट से 54,916 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी 44,880 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस को 14,167 वोटों के साथ जनता ने तीसरे नंबर पर रखा था। दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को मजाक बना दिया है। कांग्रेस के भ्रष्ट चेहरे को और आम आदमी पार्टी के झूठे, पाखंडी और लुटेरे फेस को उन्होंने उनको नकार दिया। 10 अलग अलग विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में परिणाम लगभग एक सा पैगाम दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए चेतावनी की घंटी बज रही है। आने वाले निगम चुनावों में एक निराशाजनक संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के वोट प्रतिशत में जोरदार गिरावट आई है। राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफे से अगर लोग नाराज हैं, तब भी उन्हें अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट देना था, जो कि उन्होंने पिछले चुनाव में दिया था। लेकिन इस बार पार्टी उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर भेजकर लोगों ने संदेश दिया है कि गुस्सा किसी खास उम्मीदवार के आने जाने से नहीं, बल्कि पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री से है। दिल्ली से कपिल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कई राज्यों में हुए थे उपचुनाव और उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, 10 में से 5 सीटों पर जीत और इसी के साथ बीजेपी का यही कहना कि मोदी लहर कायम। 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपनी कामयाबी के जश्न में सराबोर है। 10 सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटें जीतकर अपना परचम फहरा दिया है। असम से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। दिल्ली से बीजेपी अकाली उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने जीत हासिल की। दिल्ली के अलावा राजस्थान के धौलपुर से बीजेपी की शोभा रानी कुशवाहा ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से भी बीजेपी के शिव नारायण सिंह ने फतेह हासिल की। हिमाचल प्रदेश की भोरंज सीट से बीजेपी के अनिल धीमाज विजयी रहे, जबकि असम के धेमाजी से बीजेपी के रनोज पेगू ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। राजस्थान की धौलपुर सीट बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीती। इसके साथ ही साफ हो गया कि प्रदेश में वसुंधरा राजे का जलवा कायम है। हालांकि कांग्रेस इस उपचुनाव में धन बल और बाहुबल का आरोप लगा रही है। मैं समझता हूँ ये चुनाव हम लोग बीजेपी से नहीं हार रहे हैं, ये चुनाव हम सरकार से हार रहे हैं, क्योंकि सरकार ने वहाँ ठान ली थी कि शाम दाम दंड भेद किसी भी कीमत पर वहाँ मैनेजमेंट कर अपने पक्ष में लोगों को वोट डलवानी है। 20-25 दिन में लोगों ने अपना माइंड मेकअप नहीं किया होता तो चाहे हम कितने भी खड़े हो जाते सड़क पे, लोग कोई नहीं आते। जब लोगों ने अपना मन बना लिया है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ही तो उन्होंने अपना पार्ट दिया। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी का जलवा कायम है। बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल तो इतने उत्साह में आ गए कि कांग्रेस सरकार से इस्तीफा तक मांगने लग गए। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो विधानसभा भंग करके तुरंत चुनाव करवाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत की खुशी दिल्ली से आई है, जहां आम आदमी पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। बीजेपी के लिए उपचुनाव कुछ झटके भी लेकर आया। झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी साइमन मरांडी ने बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू को हरा दिया। हालांकि पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में जीत तो तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी को मिली, लेकिन बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर पहुंचने के बाद भी खुश है।
जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। बात योगी सरकार की। योगी आदित्यनाथ की सरकार एक नया काम करने वाली है। उसमें शामिल है एक तो मुस्लिम समुदाय की तरफ सामूहिक शादियां कराना, निकाह पढ़ाना और साथ ही मेहर भी सरकार की तरफ से। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना मकसद और अपनी मंजिल साफ कर दी थी। केंद्र में मोदी की तरह यूपी में योगी भी धर्म, जाति, संप्रदाय की दीवार को लांघकर सबका साथ सबका विकास की राह पर चलने का वादा दोहराया है। सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए फैसले धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं और खासकर मुस्लिम लड़कियों और लड़कों की बेहतरी योगी सरकार के एजेंडे में टॉप पर है। लखनऊ में अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक में योगी ने मुसलमानों के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी और शादी के मामलों में भी। पहले बात निकाह से जुड़ी योजनाओं की। योगी ने फैसला लिया है कि अब सरकार गरीब मुस्लिम लड़के लड़कियों की सामूहिक शादी कराएगी। राज्य सरकार ने हर साल ऐसी 100 शादियों का लक्ष्य तय किया है। शादी में लड़के की तरफ से सरकार लड़की के परिवार को मेहर की रकम चुकाएगी। मेहर की रकम के अलावा दुल्हा दुल्हन के लिए दूसरे जरूरी सामान भी सरकार देगी। इन सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए सद्भावना मंडप तैयार होगा। हम एक सद्भावना मंडप बनाएंगे। जो बच्चियां पढ़ रही हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए भी हम लोग इंतजाम करेंगे। तो वो सामूहिक शादियों से एक बड़ा मैसेज निकल कर जाएगा और इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी वहां पर हम लोग बातें करेंगे। तब चूंकि जब 100 शादियां होंगी, उनके समाज के, हमारे समाज के तमाम लोग वहां मौजूद होंगे, तो हमारा एक मैसेज भी जाएगा। योगी सरकार के फैसले का अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने खुलकर स्वागत किया है। बहुत से परिवारों में लड़कियों की शादी इसी वजह से नहीं होती है कि हम शादी कैसे करेंगे, दहेज कैसे देंगे, यही उनको प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये जो सरकार ने ऐसी योजना निकाली है, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि चलिए अच्छी बात है कि लड़कियों की ये जो स्कीम निकाली गई है, इससे सब लड़कियों को और गरीब परिवारों को बेनिफिट मिले। सरकार की इस पहल ने योगी की कट्टर छवि के विपरीत सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर चलने का संकल्प दिखाया है। मगर जिस प्रदेश में तमाम स्कीमें कागजों पर बनी मगर ग्राउंड जीरो पर जीरो थी, वहां इसका असल टेस्ट जमीन पर इसके अमल पर होगा। अल्पसंख्यक समुदाय में शादी की सहूलियत पर योगी सरकार का खास तवज्जो है। लेकिन उससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी नई सरकार अपने फैसलों से उनकी आगे की जिंदगी को सुरक्षित बनाना चाहती है। सबसे पहला ध्यान मदरसों के आधुनिकीकरण पर है। 19,213 मदरसों के पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान के विषय शामिल होंगे। मदरसों में पढ़ने वाले 6,728,000 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। अब सीधे आधार से जोड़कर छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति मिलेगी। बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया के पूरे होने तक नए मदरसों को वैधता नहीं मिलेगी। मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। अल्पसंख्यक में पारसी आते हैं, जैनीज आते हैं। तो हम अल्पसंख्यकों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा धड़ा जो है वो मुस्लिम्स का है। बड़ा जो अनुदान है वो मुस्लिम्स को जाता है। लेकिन हम सबका साथ सबका विकास की सरकार है, इसलिए सबका ध्यान रखा जाएगा। बहुत बच्चियां ऐसी हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं और आगे कुछ बनना चाहती हैं, करना चाहती हैं। गरीब माँ बाप हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो आगे पढ़ाई भी अपनी कर सकती हैं और उनकी शादी भी अच्छे से होगी। और सरकार इसमें जो बहुत अच्छा कर रही है, तो बहुत ही अच्छा है ये तो। बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में धर्म और जाति आधारित प्रगति और उन्नति को दरकिनार करने का वादा किया था। इस मकसद में शुरुआत के कदम बढ़ चुके हैं। उम्मीद है नतीजे भी अच्छे दिनों वाले ही होंगे। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इधर निकाह और मेहर की तैयारी है तो दूसरी तरफ भू माफिया सावधान, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इसी भू माफिया को अटैक करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फुल एक्शन में है। मुस्लिम समुदाय खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं की बेहतरी के लिए योजनाओं की सौगात है, तो बैसाखी के मौके पर सिख धर्म की अच्छाइयों से सीखने की अपील भी।
बैसाखी के पावन पर्व पर लखनऊ की याहियागंज गुरुद्वारे में मत्था टेका, खालसा पंथ का पाठ किया और गुरु गोविंद सिंह की सीख पर अमल की नसीहत भी दी। हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। बैसाखी के पावन अवसर पर योगी आदित्यनाथ आप पहुंचे हैं याहियागंज के गुरुद्वारे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से बेहद तसल्ली से श्रद्धा पूर्वक वो यहां पहुंचे हैं, माथा टेका है और माथा टेकने के बाद बैठ गए हैं। तकरीबन 20 मिनट तक ये खालसा पंथ पर बात करते रहे। इन्होंने लोगों को बधाइयाँ दी, कहा कि जो गुरु रहे हैं, गुरु को कहीं न कहीं उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनकी सीख को उतारना चाहिए। योजनाएं तैयार हो चुकी हैं, उन पर काम शुरू हो चुका है। संदेश यही देने की कोशिश है कि योगी राज में बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक, हर कोई सुरक्षित है। विकास की गाड़ी पर जगह हर किसी को मिलेगी। योगी सरकार की एक और अहम प्राथमिकता है राज्य में भू माफियाओं पर नकेल कसना। इसी क्रम में राज्य सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी घोषणा पत्र के वादे के मुताबिक भू माफियाओं के खिलाफ 3 स्तर वाला टास्क फोर्स बनाने का आदेश जारी हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व विभाग की जमीनों की पहचान और अवैध कब्जा खत्म कराना है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, मंडल स्तर पर कमिश्नर और जिला स्तर पर जिला अधिकारी टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। बुधवार को राजस्व विभाग ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने अपनी योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। प्रचंड जनादेश देने वाली जनता अब नतीजों की आस लगाए बैठी है। लखनऊ से शिव पूजन झा के साथ आज तक ब्यूरो। भू माफिया पर योगी का बुलडोजर तो सड़क पर दौड़ता हुआ योगी आदित्यनाथ का आईसीयू। जी हां, अब समाजवादी नहीं, अब योगी एम्बुलेंस को आप यूपी में दौड़ते हुए देखेंगे और जिस तरह की तैयारी इस एम्बुलेंस के अंदर है, देखिए। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर सायरन बजाकर गुजरती एम्बुलेंस गाड़ियां उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था में नई जान डालने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की ये कतार यूपी के लिए वरदान साबित हो सकती है। पहले दौर में 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को प्रदेश के 75 जिलों में दौड़ाया जाएगा। खास बात यह है कि ये एम्बुलेंस आधुनिक उपकरणों से लैस है और क्रिटिकल केयर के लिए अपने आप में एक चलता फिरता आईसीयू। हम हर जिले को तत्काल 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेस हम उपलब्ध कराएंगे। और जवाबदेही के साथ ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसको हम जो भी पैसा देंगे एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार उसका भुगतान करेगी, राज्य सरकार को उसका भुगतान नहीं करना है। आपको हम बता दें कि आखिर एएलएस सेवा यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट सर्विस है क्या। एएलएस एम्बुलेंस में इमरजेंसी मेडिकल सेवा का पूरा इंतजाम है। एम्बुलेंस के अंदर एक वेंटिलेटर लगाया गया है। वैन में एक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइस लगाई गई है। इसमें एक मल्टी पैरा मॉनिटर डिवाइस है। इमरजेंसी में पेशेंट्स को दी जाने वाली सभी जरूरी दवाएं भी मौजूद रहेंगी। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एएलएस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कैसे होगा। शुरुआत में यूपी के हर जिले में ऐसी 2 एम्बुलेंस दी जाएंगी। ये निःशुल्क सेवा केवल गंभीर मरीजों को मिलेगी। हर जिला मुख्यालय में एएलएस वाली एम्बुलेंस मौजूद रहेगी। इसके इस्तेमाल के लिए सीएमओ या वरिष्ठ डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी। इससे क्रिटिकल केयर के मरीज, हृदय रोग वाले मरीज, डिलीवरी के सीरियस पेशेंट, नवजात शिशु या फिर किसी और गंभीर बीमारी वाले मरीजों को फायदा मिलेगा। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से समाजवादी शब्द डिलीट करके अब योगी जी लॉन्च कर रहे हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। जी हाँ, ये एएलएस सेवाएं हैं और आप देख रहे हैं कि योगी जी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पे मंच पर हरी झंडी दे रहे हैं। तमाम जो एम्बुलेंस सेवा है ये
क्रिटिकल केयर के लिए है। 150 ये एम्बुलेंस सेवाएं हर मुख्यालय में उपलब्ध कराई जाएंगी और जो गोल्डन आवर होता है उस दौरान ये सेवाएं, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण अंचल हो, वहां पे ये सेवाएं पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश को उसकी कमजोर मेडिकल सेवाओं के लिए हमेशा से कोसा जाता रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि योगी की ALS सेवा राज्य के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में है, मंगेतर से मिलना है तो ये खबर देखिए। मेरठ में ये हुआ, एक शख्स अपने मंगेतर से मिलने के लिए गया और वहां पर भी ये लोग बवाल करने पहुंच गए। हम ऐसा वातावरण देना चाहते हैं कि रात्रि के अंधेरे में कोई बालिका। योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। वो दिन हो या रात, बेखौफ कहीं भी आ जा सके, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी इसी के मद्देनजर हुआ। लेकिन सूबे में हो क्या रहा है, पुलिस क्या कर रही है, इसकी जरा एक बानगी देखिए। मेरठ का PVS मॉल, रात के करीब 9:30 बजे पुलिस थाने में बैठी ये लड़की एक प्राइवेट बैंक में काम करती है, जिसकी शादी सलाखों के पीछे खड़े इस शख्स से तय हो चुकी है। ये युवक हर रोज की तरह अपने मंगेतर को बैंक से घर छोड़ने के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही मेरठ के PVS मॉल के पास पहुंचा, कुछ बाइक सवार शोहदों ने लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया, अश्लील कमेंट करने लगे। उस वक्त तो लड़का अपने मंगेतर को किसी तरह वहां से लेकर निकल गया, लेकिन उसे घर छोड़कर वापस लौटते वक्त युवक और उसके भाई को एक बार फिर तकरीबन 30 की संख्या में मौजूद गुंडों ने घेर लिया, फिर जमकर पीटा। और इसके बाद जानते हैं क्या हुआ, तो जरा गौर से सुनिए। आपके जो मंगेतर हैं वो अंदर लॉकअप में है, जबकि लड़कों ने आपको छेड़ा। उन लड़कों ने मेरे को छेड़ा था, तो अपने घर जा चुका। जी हाँ, करे कोई और भरे कोई। आरोप है कि गुंडों ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा काटा, तो दबाव में पुलिस ने लड़के और उसके भाई यानी पीड़ितों को ही 2 घंटे तक लॉकअप में बंद कर दिया। खबर जब लड़के की मंगेतर को लगी तो वो थाने पहुंची और जैसे तैसे उनकी रिहाई मुमकिन कराई। आरोप लगाए गए लड़की छेड़ रहे थे कि इसलिए हमने इन्हें मारा, उल्टा इन्हें बंद करा दिया। पुलिस के सामने इनकी पिटाई की, लड़की छेड़ने का आरोप लगाया, फिर उस लड़की को हम लेकर के आ गए। अभी SO साहब आ रहे हैं, लड़की के बयान हो जाएंगे, जो पुलिस कार्रवाई करेगी वो अपने हिसाब से उचित ही करेगी। चेहरे पर सूजन, फटी शर्ट बयां कर रही है कि गुंडों ने इनके साथ क्या सुलूक किया है, लेकिन पुलिस है कि मामले से पल्ला झाड़ रही है। कह रही है कि अगर महकमे के अफसरानों से गलती हुई है तो कार्रवाई होगी। प्रकरण की जांच के बाद ही इस पर कुछ कह पाना संभव है, लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जाहिर है योगी एक्शन में है, प्रदेश की जनता के हक में ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, तो वहीं सिस्टम है कि अपनी पुरानी चाल चलने पर आमादा है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।